नमस्कार दोस्तों, सॉलिड साइंस पॉइंट की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीएससी पार्ट थर्ड की बात कर रहे थे। तो बीएससी पार्ट थर्ड में अपनी ये ऑफलाइन क्लासेज जहाँ पे आज समाप्त हुई थी उसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर चल रहा था रिंग, इंट्रीगल डोमेन एंड फील्ड। रिंग, इंट्रीगल डोमेन एंड फील्ड, ये अपना चैप्टर चल रहा था। वलय, पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र। और अपन ने इसमें पढ़ लिया था काफ़ी कुछ, थोड़ा बहुत इसमें लेक्चर बचा हुआ है, तो वो अपन कंटिन्यू करते हैं ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से जब तक अपनी ऑफलाइन क्लासेज कंटिन्यू नहीं हो जाती हैं। दोस्तों, जो एग्जाम्पल है अपना फर्स्ट एग्जाम्पल ही जो है, क्या है कि अपने को सिद्ध करना है कि प्रूव दैट मतलब सिद्ध करो कि समुच्चय, अब समुच्चय को ये तो आर से दर्शा रखा है, लेकिन इसमें जो अवयव हैं वो 0, 1, 2, 3 और 4 है। तो इन एलिमेंटों के सेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, Z5। तो सिद्ध करो कि समुच्चय Z5 संक्रिया क्या दे रखा है इसने, संक्रिया दे रखा है +5 व .5 के लिए एक वलय होता है, के लिए एक क्रम विनिमय वलय है। इसको कम्यूटेटिव रिंग मेरे को बताना है। क्या यह एक पूर्णांकीय प्रांत है, साथ में यह भी लिख के दिया है कि भाई क्या यह एक पूर्णांकीय प्रांत है, क्या यह एक पूर्णांकीय प्रांत है। अगर दोस्तों अपन सॉल्यूशन पार्ट पे चले तो सबसे पहले तो अपने को दिया है कि भाई Z5 जो है उसमें एलिमेंट 0, 1, 2, 3 और 4। आप जानते हैं कि Z5 में 5 एलिमेंट होते हैं, 0 से चालू होता है और n-1 तक, तो 5-1 बोले तो 4 तक। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो भाई वलय बताना है, तो वलय के लिए सारे नियम बताएंगे, और सारे नियम बताने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, संक्रिया सारणी बनानी पड़ेगी। संक्रिया सारणी, संक्रिया सारणी जिसको ऑपरेशनल टेबल कहा जाता है। संक्रिया सारणी क्या बनाएंगे अपन, देखना एक बार भाई। संक्रिया तो +5 लिख देता हूँ, एलिमेंट 0, 1, 2, 3 और 4, 0, 1, 2, 3 और 4। 0 में 0 को जोड़ा तो 0, ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और 1 में 4 को जोड़ा तो 5 की जगह 0, 2, 3, 4, 5 की जगह 0, 6 की जगह 1, 3, 4, 5 की जगह 0, 6 की जगह 1, 7 की जगह 2, 4, 5 की जगह 0, 1, 2 और 8 की जगह 3। ये तो प्लस के लिए बन गई संक्रिया सारणी। और एक बार गुणा संक्रिया के लिए भी संक्रिया सारणी बनाएंगे। तो एलिमेंट क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। तो पहले गुणा किया तो ये तो सारा 0 हो जाएगा और ये भी सारा 0 हो जाएगा। 1 को 1 से किया तो 1, 2, 3 और 4, 2 को 1 से किया तो 2, 2 को 2 से किया तो 4, 2 को 3 से किया तो 6, 6 का मतलब 1, 2 को 4 से किया तो 8, 8 का मतलब 3, 3 को 1 से किया 3, 3 को 2 से किया तो 6, 6 का मतलब 1, 3 को 3 से किया तो 9, 9 का मतलब 4, और 3 को 4 से किया 12, 12 का मतलब 2, 4, 8 का मतलब 3, 12 का मतलब 2 और 16 का मतलब 1। ये टेबल अपन ने बना दी, ठीक है।
अच्छा, अब टेबल बनाने के बाद में जो नियम है वो लिख लेते हैं अपन। देखो भाई, जो पहला नियम होता है वो क्या होता है, योग। भाई वलय सिद्ध करने के लिए योग और गुणा दोनों के लिए समवर्ता नियम की पालना। अरे भाई 8 नियम होते हैं, योग के लिए 5 नियम, गुणा के लिए 2 नियम होते हैं, समवर्ता और साचर्यता और बंटनता। तो मैं बोलूंगा योग व गुणा के लिए, योग व गुणा के लिए समवर्तता। योग व गुणा के लिए समवर्ता दोस्तों, अगर अपन योग व गुणा के लिए समवर्ता बताएं तो देखो आप ये योग संक्रिया वाली टेबल देखो, क्या इस टेबल में कोई भी ऐसा एलिमेंट है क्या जो Z5 का नहीं है। इस टेबल का प्रत्येक एलिमेंट Z5 का है और इस टेबल का भी प्रत्येक एलिमेंट Z5 का है। तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई +5 संक्रिया और .5 संक्रिया है वो कौन से नियम की पालना करते हैं, समवर्ता नियम की। तो ये टेबल फर्स्ट, ये टेबल सेकंड है। तो देखना क्या लिखेंगे, संक्रिया सारणियों से, संक्रिया सारणियों से स्पष्ट है कि संक्रिया सारणियों से स्पष्ट है कि इनका प्रत्येक अवयव, इनका प्रत्येक अवयव Z5 का अवयव है। संक्रिया सारणियों से स्पष्ट है कि इनका प्रत्येक अवयव है वो किसका अवयव है भाई, Z5 का अवयव है। इनका प्रत्येक अवयव Z5 का अवयव है। अतः योग व गुणन संक्रिया, योग व गुणन संक्रिया, योग व गुणन संक्रिया बताओ क्या है, समवर्त है। योग व गुणन संक्रिया समवर्त है। दूसरा, योग और गुणा दोनों के लिए साचर्यता नियम भी बताना पड़ेगा। योग व गुणा के लिए, योग व गुणा के लिए साहचर्यता, योग व गुणा के लिए साहचर्यता। तो योग व गुणा के लिए साहचर्यता, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा संक्रिया सारणियों। भाई देखो जो संक्रिया सारणी है, या फिर ऐसे देखो कि भाई Z5 का प्रत्येक अवयव है वो इंटीजर है। इंटीजर मतलब पूर्णांक है, और पूर्णांक हमेशा कौन से नियम की पालना करते हैं, साहचर्यता नियम की। तो मैं लिखूंगा भाई Z5 का प्रत्येक अवयव, Z5 का प्रत्येक अवयव पूर्णांक है। Z5 का प्रत्येक अवयव पूर्णांक है। आपको ऐसे कि ऐसे नोट्स बनाने हैं जैसे मैं लिखता जा रहा हूं। Z5 का प्रत्येक अवयव पूर्णांक है तथा पूर्णांक सदैव, और साथ ही साथ आपको जो लेक्चर्स हैं उनको करते जाना है, वरना फिर पीछे रह जाओगे और ये क्लास में वापस दोबारा से नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। आप वीडियो को लाइक करो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। Z5 का प्रत्येक अवयव पूर्णांक है तथा पूर्णांक सदैव, पूर्णांक सदैव योग व गुणा के लिए, योग व गुणा के लिए साहचर्यता नियम की पालना करते हैं। योग व गुणा के लिए साहचर्यता नियम की पालना करते हैं, नियम की पालना करते हैं। अरे भाई कोई भी इंटीजर ले लो ना, वो हमेशा पालना करते हैं। अच्छा, योग के लिए तत्समक अवयव, तो योग के लिए तत्समक अवयव को क्या कहा जाता है भाई, योज्य तत्समक अवयव। क्या कहा जाता है, योज्य तत्समक अवयव। तो दो नियम ये, दो नियम ये, 4, और योज्य तत्समक अवयव। देखो कैसे देखा जाता है योज्य तत्समक अवयव। भाई ये योज्य वाली सारणी देखो,
ये जो लाइन है ना इसकी फोटोकॉपी डिट्टो ये मिल रही है ना, ये जो लाइन है उसकी फोटोकॉपी यहाँ पे मिल रही है, तो इसके कोरेस्पोंडिंग ये जो एलिमेंट होता है ये वाला जो एलिमेंट होता है उसको योज्य तत्समक अवयव कहा जाता है। या मैं से बोलूँ कि जैसे 3 है, 3 में आप क्या जोड़ोगे कि वापस 3 का 3 आ जाए, तो बताओ कितना जोड़ना पड़ेगा, 0 जोड़ना पड़ेगा ना। तो इस 0 को क्या कहा जाता है, योज्य तत्समक अवयव। तो मैं क्या लिखूंगा, संक्रिया सारणी से योज्य तत्समक अवयव बताओ क्या है, 0 है, तो 0 बिलोंग्स टू Z5 है, योज्य तत्समक अवयव हो गया। अगला बताओ साहब, अगला आपको बताना है योज्य प्रतिलोम अवयव। योज्य प्रतिलोम बता रहा, देखो अब देखो भाई 0 तो तत्समक अवयव है, ठीक है। 1 के अंदर क्या जोड़ो कि 0 आ जाए, 1 के अंदर क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए, तो 1 के अंदर 4 जोड़ना है। तो देखो मैं से लिखूं कि 1 के अंदर मैं 4 जोड़ूंगा तो 0 आएगा, 2 के अंदर मैं 3 जोड़ूंगा तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, 1 का प्रतिलोम 4, 4 का प्रतिलोम 1, 2 का प्रतिलोम 3 और 3 का प्रतिलोम 2, और बचा 0, 0 का प्रतिलोम 0 तो तत्समक है, और तत्समक है वो खुद का प्रतिलोम खुद ही होता है। मैं क्या लिखूंगा, अर्थात 1 व 4 एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव, एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव, तथा 1 और 4 हैं वो एक दूसरे के प्रतिलोम में, और 2 और 3, 2 व 3 भी एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम है। भाई 2 में क्या जोड़ू कि 0 आ रहा है, तत्समक आ रहा है, तो 2 में 3 को जोड़ना पड़ेगा ना, तो 2 का प्रतिलोम 3 और 3 का प्रतिलोम 2। तो 2 नियम तो योग और गुणा के लिए समवर्ता, 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 4, 5 और 6 नियम हो गए। अच्छा, एक क्रम विनिमयता बताना पड़ेगा। देखो क्रम विनिमयता कैसे चेक करते हैं, ये तो पहली रो, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ देखो बिल्कुल समान है ना, ये दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये बिल्कुल समान है, ये तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, चौथी पंक्ति चौथा स्तंभ, पांचवी पंक्ति पांचवा स्तंभ बिल्कुल समान है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे देख लो आप, ठीक है। तो मेरे को क्या बताना है अभी, योग के लिए क्रम विनिमयता, योग के लिए क्रम विनिमयता और बंटनता भी एक साथ लिख लेते हैं। योग के लिए क्रम विनिमयता व बंटनता, योग के लिए क्रम विनिमयता और बंटनता। अब मैं क्या लिखूंगा कि भाई Z5 का प्रत्येक अवयव है वो एक पूर्णांक है, और पूर्णांक सदैव क्रम विनिमयता और बंटनता नियम की क्या करते हैं, पालना करते हैं। क्या लिखूंगा, Z5 का प्रत्येक अवयव, Z5 का प्रत्येक अवयव एक पूर्णांक है, Z5 का प्रत्येक अवयव एक पूर्णांक है, तथा पूर्णांक सदैव क्रम विनिमयता व बंटनता नियमों की पालना करते हैं, बंटनता नियमों की पालना करते हैं। पूर्णांक होते हैं वो सदैव क्रम विनिमयता और बंटनता नियमों की पालना करते हैं। तो देखो दोस्तों,
ये 8 नियम हो गए हैं भाई। देखो प्लस के लिए मैंने समवर्ता बता दी, यहाँ से साहचर्य बता दिया, तत्समक बता दिया, प्रतिलोम बता दिया और क्रम विनिमयता। तो प्लस के लिए तो 5 नियम हो गए। गुणा के लिए समवर्ता और साहचर्यता 7 और 1 बंटन था, 8 नियम हो गए। 8 नियम हो गए तो मैं बोल दूंगा कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि Z5 + 5.5 एक वलय है, एक वलय है भाई। 8 नियम बता दिए ना, तो ये क्या है, एक वलय है। अब आगे पूछा है भाई कि क्या ये एक पूर्णांकीय प्रांत भी है क्या। तो अब चेक करेंगे पूर्णांकीय प्रांत के बारे में। पूर्णांकीय प्रांत के बारे में अपन चेक करेंगे, ठीक है ना। अब पूर्णांकीय प्रांत की परिभाषा क्या है कि भाई एक तो अपने जो वलय है वो तत्सम की होनी चाहिए, क्रम विनिमय होनी चाहिए और शून्य भाजक रहित होनी चाहिए। तो देखो क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, तो क्रम विनिमय के बारे में क्या लिखेंगे भाई। क्रम विनिमय वलय क्या होती है, मैं लिखूंगा Z5 का प्रत्येक अवयव, Z5 का प्रत्येक अवयव पूर्णांक है, पूर्णांक है तथा पूर्णांक सदैव गुणा के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना करते हैं। भाई 3 को 2 को गुणा कर लो, चाहे 2 को 3 को गुणा कर लो, एक ही बात है। Z5 का प्रत्येक अवयव एक पूर्णांक है तथा पूर्णांक सदैव गुणा के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना करते हैं। क्रम विनिमयता नियम की पालना करते हैं। पूर्णांक सदैव क्रम विनिमयता नियम की पालना करते हैं, ठीक है भाई। क्रम विनिमय वलय हो गया। अगली बात तत्सम की वलय। तत्सम की वलय भाई ये जो वलय है वो तत्सम की वलय भी है। क्यों है, तत्सम की वलय की परिभाषा दोस्तों क्या होती है कि एक ऐसी वलय जिसमें गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव उपस्थित हो, वो तत्सम की वलय कहलाती है। और आप देखो ना इसमें भाई ये लाइन है, उसकी फोटोकॉपी ये है ना, तो इसके कोरेस्पोंडिंग ये एलिमेंट है, उसको तत्समक अवयव कहा जाता है। और गुणा के लिए तत्समक अवयव कितना है, 1। जैसे 3 को किससे गुणा करे कि वापस 3 आए, तो 1 से गुणा करना पड़ेगा ना। इसका मतलब गुणा के लिए तत्समक अवयव इसमें उपस्थित है और गुणा के लिए तत्समक अवयव कितना है, 1। तो तत्सम की वलय में लिखेंगे Z5 एक तत्सम की वलय है, Z5 एक तत्सम की वलय है क्योंकि इसमें गुणन तत्समक अवयव, गुणन तत्समक अवयव 1 बिलोंग्स टू Z5 उपस्थित है। क्योंकि इसमें गुणन तत्समक अवयव 1 बिलोंग्स टू Z5 उपस्थित है। तत्सम की भी हो गया। तो पूर्णांक के प्रांत के लिए क्रम विनिमय वलय, तत्सम की वलय, और तीसरा अपने को बताना है शून्य भाजक रहित वलय। क्या, शून्य भाजक रहित वलय, ये बताना होता है शून्य भाजक रहित। अब शून्य भाजक रहित क्या बोलेंगे, देखो अब मेरे को आप दोस्तों ये बताइए कि यहाँ पे जीरो कहाँ बन रहा है। भाई जीरो एक तो इस रो में बन रहा है और एक इस रो में बन रहा है। क्या किन्हीं 2 नॉन जीरो एलिमेंटों को गुणा करने से जीरो आया। देखो आप इनको देखो, यहाँ पे जीरो है क्या, नहीं है। जीरो कब बन रहा है, जब जैसे इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से किया तो जीरो आया, या जीरो को 2 से किया तो जीरो आया, जीरो को 3 से किया तो जीरो आया। कहने का मतलब एक एलिमेंट तो शून्य है और दूसरा शून्य है तभी जीरो आ रहा है। क्या किन्हीं 2 नॉन जीरो एलिमेंटों को गुणा करने से जीरो आ रहा है क्या, जीरो नहीं आ रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा कि Z5
एक शून्य भाजक, Z5 एक शून्य भाजक रहित वलय है। Z5 एक शून्य भाजक रहित वलय है क्योंकि जैसे आपने A और B दो एलिमेंट उठाए Z5 के, सच दैट इस प्रकार हैं, सच दैट मतलब इस प्रकार हैं कि A.5 B बराबर कितना है 0। A.5 बराबर 0 है, A.5 B बराबर 0 है, तो मैं लिखूंगा या तो A बराबर 0 है, या तो A बराबर 0 या B बराबर क्या है 0। दोस्तों शून्यभाजक रहित वलय क्या होता है? शून्यभाजक रहित वलय ऐसी वलय होती है जिसमें किन्हीं भी दो नॉन जीरो एलिमेंटों का गुणनफल कभी भी जीरो नहीं आता। आप गुणा करके देखो, नॉन जीरो एलिमेंट ये रे, नॉन जीरो एलिमेंट ये रे, इनको गुणा करने से कभी जीरो बना क्या? नहीं बना ना। तो ये क्या है? शून्यभाजक रहित वलय है। तो अगर अपनी वलय क्रम विनिमय वलय हो, यहाँ लिख लो क्रम विनिमय वलय, अगर कोई वलय क्रम विनिमय वलय हो, तत्सम की वलय हो और शून्यभाजक रहित वलय हो तो उसको क्या कहा जाता है? हमेशा पूर्णांकीय प्रांत। अगर कोई वलय क्रम विनिमय वलय हो, शून्यभाजक रहित वलय हो और तत्सम की वलय हो तो उसे पूर्णांकीय प्रांत कहा जाता है। तो अपना क्वेश्चन ये था कि भाई ये एक क्रम विनिमय वलय है, ठीक है। क्रम विनिमय वलय बता ही दिया था, पहले वलय बता दिया था, फिर क्रम विनिमय बता दिया था। तो क्रम विनिमय वलय हो गई। क्या ये एक पूर्णांकीय प्रांत है? बिल्कुल साहब, ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ये पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इस क्वेश्चन की मैं सारी स्लाइड आपके सामने पेश कर देता हूँ, आप इसको ऐसे की ऐसे अपनी नोटबुक में उतार लेना। ये तो पहली स्लाइड थी इस क्वेश्चन की, जिसमें मैंने टेबल बनाई थी +5 और .5 संक्रिया के लिए। आप वीडियो को पॉज करके देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये दूसरी स्लाइड थी जिसमें सबसे पहले तो योग और गुणा के लिए समवर्ता बताया था, योग और गुणा के लिए साहचर्य 4 नियम, योज्य तत्समक अवयव और योज्य प्रतिलोम 6 नियम बता दिया था इसमें। इसके बाद में तीसरी स्लाइड ये थी, इसमें योग के लिए क्रम विनिमयता और बंटनता बताया था, तो 8 नियम हो गए थे यहाँ तक, तो वलय हो गई थी। और फिर क्रम विनिमयता नियम की पालना कर रहा था तो क्रम विनिमय वलय हो गई थी। उसके बाद में ये वलय तत्सम की वलय भी है क्योंकि गुणन तत्समक अवयव उपस्थित है और शून्यभाजक रहित वलय भी है। तो ये सारे मिलके ये बता दिया कि दी गई वलय है वो क्या है कि पूर्णांकीय प्रांत भी है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपन इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन ये मैं डालता हूँ उनको लाइक किया करो, आप लेक्चर्स को अपने दोस्तों तक शेयर करो, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ जिससे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी प्राप्त हो। और ठीक है, फिर इसी के साथ अपन समाप्त कर रहे हैं इस वीडियोज़ को। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप साथ के साथ करते जाना इन क्वेश्चंस को, फिर ये दोबारा क्लास नोट्स में मैं नहीं बताऊंगा, ऑफलाइन क्लासेज में अभी तो पता भी नहीं है कि भाई कभी स्टार्ट होंगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।